हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट किया है और उसमें हमने बच्चों 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज जो था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांसीसी समाज था 18वीं सदी में, उसमें 3 स्टेट्स होती थी। जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, इसके अंतर्गत जो थे चर्च के कुछ विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह था और इन्हें जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे और ये बच्चों राज्य को कर देने में भी इनको छूट थी और इनका जीवन बहुत भोग विलास से परिपूर्ण था। द्वितीय स्टेट में आते थे धनी और कुलीन वर्ग के व्यक्ति आते थे जो जनता का क्या करते थे, जनता का शोषण करते थे और इन्हें भी जो राज्य को कर दिया जाता था उसमें इनको छूट थी। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे उसमें व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील आदि आते थे और स्टूडेंट सिर्फ तृतीय स्टेट के ही व्यक्तियों को राज्य को कर देना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। सन 1774 में जब लुई सोल्वे ने राजगद्दी संभाली तो फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई थी और अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के कारण जो आर्थिक स्थिति थी वो नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी और इन्हीं परिस्थितियों में जो फ्रांस में क्रांति हुई और इससे जो पुरातन व्यवस्था थी वो उसका अंत कर एक नए युग की शुरुआत हुई। आज हम बच्चों यहाँ से पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। बच्चों, प्राचीन जो राजतंत्र था उसके अंतर्गत जो फ्रांसीसी सम्राट था वो अपनी इच्छा से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, जो स्टेट जनरल थे उनकी बैठक बुलाकर नए करों के लिए अपने जो प्रस्ताव थे उसके लिए उनकी सहमति लेनी पड़ती थी और जो सम्राट था वो ये निर्णय करता था कि जो संस्था की बैठक है उसको कब बुलाया जाए। तो अंतिम जो बैठक थी वो सन 1614 में बुलाई गई थी। अब फ्रांसीसी सम्राट लुई सोल्वे ने बच्चों 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए क्या किया, उसने एक निर्धारित संगठन के आधार पर वर्साय के महल में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और इस सभा में प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट के बच्चों 600 प्रतिनिधियों को बुलाया गया और मतदान की जो प्राचीन पद्धति थी उसके अनुसार स्टेट में जो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जो लुई सोल्वा था लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर एक व्यक्ति एक मत को अपनाने के स्थान पर केवल जो कुलीन वर्ग और साधारण वर्गों की मांग के बीच जो समझौता करना चाहता था, लुई चाहता था कि सिर्फ क्या हो कि एक वित्तीय प्रश्न पर एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत अपनाया जाए और अन्य मांगों पर वर्ग के आधार पर एक मतदान का सिद्धांत अपनाया जाए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये 300 प्रतिनिधि आए और प्रथम और दूसरे स्टेट के और तृतीय स्टेट के बच्चों 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े कर दिए गए और तृतीय स्टेट का जो प्रतिनिधि था इसके अपेक्षाकृत जो समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे, किसान और महिलाओं और कारीगरों का सभा में प्रवेश क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, उनको मना कर दिया सभा में आने के लिए। इसलिए करीब 40,000 पत्रों के द्वारा जो उनकी शिकायतें थी, जो उनकी मांग थी, उनकी एक सूची बनाई गई और जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार मैंने आपको अभी बताया कि प्रत्येक वर्ग को केवल एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सोल्वे इसी नियम का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी थी इस बार उन्होंने पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो, है ना, कि हर इंसान को वोट करने का अधिकार हो। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया,
तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो विरोध जताते हुए क्या हुआ, सभा से बाहर चले गए। और बच्चों, तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो स्वयं को पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे, प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये जो प्रतिनिधि थे वर्सलेंस के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने वहाँ स्वयं को क्या घोषित कर दिया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक जो असेंबली थी वो भंग नहीं होगी। और बच्चों, जिस समय सन 1789 की क्रांति के बाद सन 1791 में जिस संविधान का निर्माण किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वो जनसाधारण की आशाओं के अनुरूप नहीं रहा और जनता ने उसे क्या कर दिया, नकार दिया, अपनाया नहीं। कहने लगे हम नहीं इसको अपनाएंगे। और किसान, श्रमिक और महिलाएं जो थी उन सभी को संविधान से क्या हुई, निराशा हुई। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के लागू होने के बाद भी मतदान का अधिकार केवल धनाढ्य पुरुषों तक ही सीमित था, जो कुलीन और धनी व्यक्ति थे उन तक ही सीमित था। और जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरे फ्रांस में क्या हो गया बच्चों, आंदोलन हो गया। कड़ाके की ठंड और ओले के कारण जो फसल थी वो नष्ट हो गई। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे में जो पाव रोटी की कीमतें थी वो आसमान छूने लगी, बहुत महंगाई बढ़ गई। और जो बेकरी मालिक थे वो इस कंडीशन का लाभ उठाते हुए, ऐसी स्थिति का लाभ उठाते उन्होंने जमाखोरी शुरू कर दी। जमाखोरी मतलब कि स्टोर करना शुरू कर दिया चीज़ों को कि बाद में हम इनको महंगा करके बेचेंगे। और बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के पश्चात जो गुस्साई महिलाएं थी उनकी भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। और दूसरी ओर जो सम्राट था, सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। और क्रुद्ध भीड़ ने बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि 14 जुलाई को जो बास्तिल का किला था उस पर धावा बोल दिया और उसको नष्ट कर दिया। और क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो देहात के क्षेत्र थे उनमें, गाँव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीरों के जो मालिक थे उन्होंने किराए पर जो लुटेरे हैं उनका गिरोह बुला लिया है, जो पकी फसलों को नष्ट करने निकल गए हैं। इससे क्या हुआ कि जो कई जिलों में भय से आक्रांत होकर, डर के मारे जो किसान थे उन्होंने कुदाली और बेलचों से, मैंने आपको बताया था कि जो किले पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने अन्न के भंडारों को लूट लिया। और लगान संबंधी जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने जलाकर राख कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वे ने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसके उन्मूलन का आदेश पारित किया। और जो पादरी वर्ग के लोग थे उनको भी विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए बाध्य किया। मैंने पहले बताया था उनको विशेष अधिकार थे, वो कर देने में उनको छूट थी, लेकिन अब उनको भी विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए बाध्य किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के जो स्वामित्व वाली भूमि थी उसको जब्त कर ली गई। अब बच्चों, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। सन 1791 में जो नेशनल असेंबली थी उसमें संविधान का पूरा जो प्रारूप था पूरा कर लिया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में जो केंद्रीकृत होने के स्थान पर अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। और इस प्रकार बच्चों फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान के अनुसार जो कानून बनाने का अधिकार था वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया और नेशनल असेंबली
अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, इनडायरेक्ट वे में चुनी जाती थी। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः फिर से असेंबली को क्या करते थे, सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को क्या था, मत देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों, टैक्स पे करते हों। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मतलब कि उनका कोई भी राइट नहीं था, उनको मत देने का अधिकार नहीं था। उनको संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने नैसर्गिक अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी शुरुआत कैसे हुई। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। बच्चों, फ्रांस की जो स्थिति थी ना, वो आगामी वर्षों में भी, आने वाले टाइम में भी तनावपूर्ण बनी हुई थी। और जबकि जो लुई सोलवे था उसने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन प्रशा के जो राजा थे से उनकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी कि फ्रांस की घटनाओं से जो अन्य पड़ोसी शासक थे, पड़ोसी देशों के शासक थे, वो भी चिंतित हो गए, उन्हें भी चिंता हो गई। और सन 1789 की गर्मियों के पश्चात होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना को अमल में लाया जाता, अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली थी ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या किया, युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जो प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए इकट्ठा होने लगे अब तो, और उन्होंने इस युद्ध में यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के आक्रोश के रूप में लिया। और वो बच्चों अपने जबान पे देशभक्ति के तराने गाते थे। देशभक्ति का एक तराना था जो कवि राजेन दी लाइल द्वारा रचित मार्सिल था। और वो जो थे, वो इस गीत को प्रथम बार मार्सिलेस ने स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। और यही जो मार्सिले था, ये अब बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान हुआ। क्रांतिकारी युद्धों के कारण बच्चों जो आम जनता थी उसको बहुत आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर, पुरुषों के युद्ध में चले जाने के पश्चात जो घर परिवार की सारी जिम्मेदारी थी, रोजी रोटी का जो भी जिम्मेदारी थी, वो सब महिलाओं के कंधों पर आ पड़ी। और जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध क्षेत्रों से आते थे। इनमें कौन थे, छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, जैसे कि उदाहरण के लिए जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज करने वाले, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर सम्मिलित थे। उनका जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। और जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का उन्होंने निर्णय किया, ये ड्रेस पहनने का निर्णय किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि समाज के जो फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले जो ब्रीचेस होते थे, जिनको घुटन्ना कहते थे, पहनने वाले कुलीनों से वो स्वयं को उन्होंने अलग करने के लिए ऐसा किया। यह ब्रीचेस जो थे, ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान करने का उनका तरीका था। और जो जैकोबिनो था को सो कुलात के नाम से जाना जाता था। सो कुलात पुरुष बच्चों लाल रंग की टोपी पहनते थे जो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने
खाद्य पदार्थों को लेकर जो कीमतें बढ़ गई थी और उसके अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की क्या बनाई, योजना बनाई। और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को कई घंटों तक क्या बना लिया, उन्होंने बंदी बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए बच्चों, और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी सभी पुरुष चाहे जिनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उन सभी को मतदान देने का अधिकार दे दिया गया। अब जो नई निर्वाचित असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और जो फ्रांस था बच्चों उसको एक गणतंत्र घोषित किया। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा क्या किया गया, देशद्रोह के आरोप में उसको मौत की सज़ा सुनाई गई और उसको 21 जनवरी 1793 को उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और जल्द ही जो उसकी रानी थी एनेत, उसका भी यही हर्ष हुआ। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आतंक राज। सन 1793 से 1794 तक के जो काल था, जो टाइम था, उसको आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वो रोबेस्पियर ने किया था। और रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं जो दंड की थी, सजा की थी, सख्त नीति अपनाई और जो गणतंत्र के जो भी शत्रु थे उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन सब पे क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता था तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। रोबेस्पियर के हिसाब से सख्त नियंत्रण व दंड की नीति अपनाकर गणतंत्र की स्थापना और उसकी रक्षा करना उसके लिए उचित था उसके अनुसार। लेकिन वहीं दूसरी ओर बच्चों डेरमोलेंस का मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो सुख शांति है, विवेक है, समानता है और न्याय है, और उसके अनुसार किसी को नुकसान पहुंचाए बिना समानता और न्याय का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जो बच्चों डायरेक्टरी थी उसका गठन किया गया कैसे, नवीन संविधान के अनुसार, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्रांस में डायरेक्टरी की स्थापना की गई और राष्ट्रीय सम्मेलन ने 26 अक्टूबर 1795 को फ्रांस के लिए एक गणतंत्रात्मक संविधान बनाकर स्वयं को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और इस व्यवस्था के अनुसार जो फ्रांस का शासन था उसको 2 सदनों वाली डायरेक्टरी के हाथ में आ गया और शासन के सर्वोच्च अधिकार बच्चों 5 सदस्यों वाले एक संचालन मंडल को दे दिए गए। डायरेक्टरी ने 26 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक फ्रांस का शासन चलाया। और डायरेक्टरी के शासन काल में फ्रांस की जो आंतरिक दशा थी वो बिगड़ती चली गई, लेकिन जो वैदेशिक क्षेत्र में फ्रांस का महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई और डायरेक्टरी के शासन काल में ही फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट का युग। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है बच्चों वो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के नगर एजांसिया में हुआ था। और जो उनके पिता थे उनका नाम था चार्ल्स बोनापार्ट और उनकी माता का क्या नाम था, उनकी माता का नाम था लेतिजिया रमोलिनो। नेपोलियन बोनापार्ट बच्चों फ्रांसीसी सेना का सेनापति था और एक महान सुधारक और आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। बहुत ही एक ग्रेट पर्सन था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस में देश के शासन की कमान संभालने वाली जो डायरेक्टरी थी उसको सन 1799 में भंग कर उसका जो अस्तित्व था पूरा वही समाप्त कर दिया गया था। और 1799 से 1804 तक उसने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और सन 1804 में वो
क्या बन बैठा बच्चों? वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा। और नेपोलियन सन 1805 में ऑस्ट्रिया और सन 1806 में प्रशा तथा सन 1807 में उसने रूस को पराजित कर अपनी शक्ति को चरम शिखर पर पहुंच गया। और अब उसने व्यापार निषेध नियम भी लागू कर उसने किसको निशाना बनाया? उसने सबसे पहले इंग्लैंड को निशाना बनाया, किंतु अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी उसके कारण वो असफल रहा, वो इसमें सफल नहीं हो पाया। अंत में यूरोप के जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने संगठित होकर सन 1813 में उसे लिप्जिंग में हरा दिया। फिर भी भारी जन समर्थन के कारण वह फिर से सत्तासीन हो गया। और बच्चों सन 1815 में मित्र राष्ट्र ने वाटरलू नाम के स्थान पर उसे फिर से पराजित कर दिया। अंत में 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन द्वारा लागू की गई जो शासन व्यवस्था थी बच्चों वो बहुत समय तक चली। वियना कांग्रेस के सम्मेलन के बाद जो लुई 18वां तत्पश्चात चार्ल्स दशम तत्पश्चात लुई फिलिप ने अल्पकालीन समय तक फ्रांस की जो शासन व्यवस्था थी उसको देखा। और उसके बाद लुई नेपोलियन कौन था? ये नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था। उसने फ्रांस में सन 1848 को द्वितीय यानी कि दूसरे गणतंत्र की स्थापना की। स्टूडेंट्स, आज हमने अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत क्रांति की शुरुआत और फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में पढ़ा। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या महिलाओं के लिए क्रांति भी हुई, दास प्रथा का उन्मूलन और क्रांति और रोजाना की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।